हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज जो है मैं आपके बीच में लाया हूँ एक नया टेस्ट जो कि होगा टेस्ट नंबर 4। इससे पहले जो है मैं 3 टेस्ट करवा चुका हूँ उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड। तो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के टॉपिक वाइज जो है मैं टेस्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ जो है लास्ट तक बने रहिए और टॉपिक के अनुसार जो है हम टेस्ट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट को इन टेस्टों को देने से ही आपको जो है वो आइडिया लग जाएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड उतना टफ नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ जो है आपकी डेवलप होनी चाहिए, उससे आप आसानी से टेस्ट को कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया। उस पर आप क्लिक करें और उसके बाद अपने फ़ोन के अंदर टेलीग्राम को इंस्टॉल करें, ताकि डायरेक्ट जो है वो लिंक आपका ऐप को ओपन करेगा और आप उसमें ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप के अंदर मैं जो है जीके वगैरह डालता रहता हूँ और कुछ भी अपडेट जो है मुझे मिलती है तो उसको भी मैं उसमें डाल देता हूँ। तो आपको वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। साथ के साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये मेरी आईडी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स, उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टेस्ट होगा वो हमारे इस टॉपिक के बेस पर होगा जो आपके उत्तराखंड एलटी के अंदर दिया हुआ है। और हमारा वो टॉपिक है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, है ना। तो शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति एक टॉपिक है, आप देख लीजिए अपने सिलेबस के अंदर। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है हम, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ाने लायक कुछ खास देखा नहीं, क्योंकि सारे का सारे थियोरेटिकल चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट जो है वो टेस्ट करवा रहा हूँ, ताकि टेस्ट को ही देख के आप समझ जाएं कि किस तरीके की चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, कुछ कठिन भी होंगे, तो ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ आपको बिल्कुल ऐसा है कि ये बिल्कुल बेकार है। कहीं तो ऐसे होते हैं कि सर ये कैसे टेस्ट करवा रहे हो आप। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं अलग से आसमान से लेके आऊँगा तुम्हारे लिए टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, छात्र सीखते हैं से ज़्यादा सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं। देखिए ऑप्शन, देखिए आप ऑप्शन आप खुद पढ़िए और आंसर को दिमाग में सोचिए। तो छात्र सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं? तो फ्रेंड्स, छात्र सबसे ज़्यादा सीखते हैं करने से, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, छात्र आमतौर पर वैसे शिक्षक के प्रशंसक होते हैं जो, मतलब किन शिक्षकों के प्रशंसक होते हैं, आप में से इसमें से बताना है आपको सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। छात्र की, जो छात्र हैं उनकी ज़रूरतों को समझता है जो छात्र, टीचर, ऐसे जो टीचर की प्रशंसक सभी स्टूडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। उनकी आवश्यकताओं को समझना, आवश्यकताओं का मतलब ये नहीं कि आप उनके घर के सामान लेके आएंगे, मतलब जो भी उनकी, उनको पढ़ाई में जितनी भी प्रकार की दिक्कतें होती हैं, स्कूल के अंदर जो भी दिक्कतें होती हैं, उन सभी की समस्याओं को अगर आप सुनते हैं, उसका समाधान निकालते हैं, तो आप जाहिर सी बात है बच्चों के बीच में क्या हो जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, छात्रों में संवेदना का गुण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, सॉरी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो सकता है कि संवेदना से जुड़ी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनकी स्कूल में व्यवस्था करें। यानी कि कुछ इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि संवेदना का गुण विकसित हो, कोई नाटक हो या किसी अन्य माध्यम से करवा के, तो जिसके माध्यम से बच्चों में जो है वो गुण विकसित स्वतः ही हो जाएं, ठीक है ना। तो ये है हमारा राइट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा असरदार मार्गदर्शन की कमी, ठीक है ना। यानी कि अगर जो मार्गदर्शन है उसमें कमी है, उतना अच्छा मार्गदर्शन नहीं है, मिसलीड है, तो उससे क्या होगा, स्कूल में अनुशासनहीनता बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला है हमारे पास, क्रियाकलाप तकनीक होती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्टिविटी बेस टेक्निक है वो जाहिर सी बात है क्या होगी, छात्र केंद्रित होगी, क्योंकि छात्र केंद्रित का मतलब ही है
कि क्रियाकलाप केंद्रित, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा उसमें एक्टिव रखना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं आगे। बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए अच्छा तरीका है, तो क्या तरीका इसमें से सबसे बेस्ट होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। छात्रों के द्वारा, अगर छात्र स्वयं बीज को लगाएं और उसके अंकुरण का निरीक्षण करें और उसको देखें टाइम टू टाइम कि भाई किस प्रकार से अंकुरण हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा एक तरह से। तो इसके माध्यम से बच्चा सबसे सर्वोच्च तरीके से सीखेगा, ठीक है। अगला है हमारे पास, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो बताइए इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर क्या आएगा? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि जितने भी चीजें बता रखी इन सभी के लिए जो है वो शिक्षा का महत्व है, ठीक है ना। यानी कि ये कह रहा है कि शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति है उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, संतोषजनक बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, इन सभी के लिए जो है वो उसका प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है हमारे पास, बच्चे संकल्पनाओं और उन्हें लेबल देने के बारे में किस प्रकार से सीखते हैं? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारे सारे ही ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हो जाते हैं। बच्चे जो है अपने कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको बिल्ड कैसे करते हैं, संकल्पनाओं को बिल्ड कैसे करते हैं, इन सभी माध्यमों से। देखिए जो भौतिक जगत है उसके साथ डायरेक्ट संपर्क से भी वो अपने संकल्पनाओं को बिल्ड करते हैं। सामाजिक परिस्थितियों में जहाँ सीखने की प्रक्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है वहाँ से भी करते हैं। सामाजिक परिस्थितियों में जहाँ भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है वहाँ से भी करते हैं। मतलब अनौपचारिक और औपचारिक दोनों रूप से वो करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। अगला है हमारे पास, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर शिक्षण का मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए छात्रों में जो सोचने की शक्ति जो है उसका विकास करना। सॉरी, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मुख्य उद्देश्य की बात की गई, हालांकि जो बच्चों के अंदर सोचने की जो क्षमता है उसका विकास करना भी एक उद्देश्य है, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो हमें हमेशा वही होगा कि जो बच्चा आपसे अपेक्षित करता है, एक्सपेक्ट करता है, वो आप इंफॉर्मेशन उसको दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, तो ये सबसे मुख्य उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। छात्रों में श्रम या मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है छात्रों को प्रायो मेहनत के मौके, क्योंकि यहाँ पर देखिए मौके आ गए, जहाँ पर मौके, अवसर, अपॉर्चुनिटी, इन सब की बात आ जाएगी तो वो ऑप्शन हमेशा सही होता है, ठीक है। अगला है हमारे पास, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है, तो क्या है इसमें से? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है एक ऑप्शन ए, एक नेमी कार्य। अब यहाँ पर ये नेमी कार्य क्या चीज़ हुई? पाठ्यचर्या निर्माण यानी कि जो करिकुलम है उसका जो डिजाइन किया जाता है वो काम कैसा होता है। तो नेमी का मतलब होता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक बहुत सारा जो है उसमें मंथन किया जाता है और उसके बाद जो है उसको डिजाइन किया जाता है। तो नेमी कार्य यहाँ पर कहने का मतलब वही है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसमें से क्या सही होगा? विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गलती नजर आ रही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि समूह की सक्रियता से निपटने के क्रम में, तो
हाँ, नहीं नहीं सही है ऑप्शन, बिल्कुल सही है प्रश्न। ऑप्शन पढ़िए, विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, विद्यार्थी अच्छे और बुरे जो के बीच में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं, और विद्यार्थी अधीर व संवेदनशील होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थियों के अंदर अनमेच्योरिटी होती है, ठीक है, इमेच्योरिटी सॉरी। और साथ के साथ वो अच्छे बुरे का उतना ज़्यादा भेदभाव नहीं कर पाते हैं, और वो असंवेदनशील भी कभी कभी होते हैं, सॉरी संवेदनशील होते हैं लेकिन अधीर होते हैं, मतलब उनके अंदर धैर्य नहीं होता है। तो ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में के लक्षण हैं, और उनकी समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में ये सब के सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना, यानी कि अच्छे मैनर्ड में उसको प्रस्तुत करना, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। यानी कि कंटेंट आप कितना अच्छा तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभावी शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर, सॉरी कौन सा प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर है, यानी कि टीचिंग को इफेक्टिव कौन सा मतलब इसमें से बना सकता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर जो मेरे ख्याल से राइट आंसर होना चाहिए वो है, शिक्षक की विषय के बारे में समझ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अपना जो टीचर है उसका किस प्रकार से कॉन्सेप्ट है अपने सब्जेक्ट के प्रति, तो वही जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, टीचिंग को इफेक्ट करेगा, इफेक्टिव बनाने के लिए, है ना। जब आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, प्रभावकारी तरीके से पढ़ा पाएंगे। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस चीज़ पर छात्र कक्षा में सामान्यतः ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है कि सामान्यतः वे किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है हमेशा कक्षा में प्रदर्शन के ऊपर, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ उनके सामने जो है डेमोस्ट्रेट करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अगला है हमारे पास, कोई शिक्षक छात्रों में किस प्रकार ईमानदारी व अन्य सद्गुण जो है वो विकसित कर सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है सबसे उपयुक्त जो नज़र आता है वो है, आप किसी ईमानदार जो छात्र है उसका उदाहरण दे दें, है ना। तो उससे क्या होगा, अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। यदि कोई छात्र प्रायः अश्लील और अपमानजनक जो भाषा है उसका प्रयोग करता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी और डी हैं उसमें देखिए आपको इसमें दोनों ही ऑप्शंस में लगेगा कि इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी, यानी कि आप छात्रों को पहले परामर्श देंगे, छात्र को पहले परामर्श देंगे, अपने खुद के लेवल पर उसको क्या करेंगे, उसको सजेशन देंगे, उसको समझाएंगे, उसको अच्छे तरीके से वो करेंगे, एक तरह से क्या बोलते हैं उसको ट्रीट करेंगे। उसके बावजूद भी अगर स्थितियां नहीं सुधरती हैं तब बात की बात है कि आप जो है उसके माता पिता से बात करके उसके अदर जो रीजंस का पता लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले तौर पे आप क्या करेंगे, स्टूडेंट को समझाएंगे, उसको गाइडेंस देंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास, छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। तो बताइए आप एज ए टीचर हैं, आपके सबसे ज़्यादा किस गुण की प्रशंसा होती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो है समय निष्ठता, यानी कि आप कितने ज़्यादा अपने क्लास के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने काम के प्रति जो है समयनिष्ठ तरीके से आते हैं, पंक्चुअल हैं, टाइम पर जो है सिलेबस को ख़त्म करते हैं, टाइम पर जो है सारे काम करते हैं। तो उस चीज़ पर जो है कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में होती है। आपने देखा होगा जो है वो, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो इधर गांव साइड भी हमारी स्कूलें होती हैं वहाँ भी एक दो टीचर इस प्रकार के होते हैं जो बहुत पंक्चुअल होते हैं और हमेशा टाइम पर आते हैं, हमेशा अच्छा पढ़ाते हैं, अपने सिलेबस को जो है तमीज़ से निपटाते हैं। तो उन टीचरों की हमेशा स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाता है। अगला है हमारे पास, बच्चों के लिए साहित्य में मुख्यतः
तो अगर बच्चों के लिए हम साहित्य रख रहे हैं, मतलब साहित्य बोले तो जैसे हिंदी वगैरह कुछ और सब्जेक्ट्स, तो इसमें हमें मुख्यतः क्या होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़रूरी होना चाहिए क्या, जिज्ञासा। ऐसा कंटेंट उसके अंदर हो जिससे जो कि बच्चों को के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे, कुछ रोमांचक कहानियाँ हो, कुछ इस तरीके से चीज़ें हों जो कि उनके अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जानने को लेकर पैदा करे। ठीक है, अगला है हमारे पास, छात्रों में अच्छी आदतें डालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर है शिक्षक, छात्रों के माता पिता, शिक्षक, छात्रों के अभिभावक या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर तो सभी जानते हैं कि ये सारे ही हमारे कहीं ना कहीं कारक हैं जो कि अच्छी आदतें डालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला है हमारे पास, शिक्षा के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे नियंत्रित उपाय मानते हैं, तुम बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे नियंत्रित उपाय जो है वो है समग्र शिक्षा के अंदर शिक्षा की जो पद्धति है उसमें गुणात्मक सुधार लेके आना, यानी कि जितना भी जो हमारी एजुकेशन है उसका पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर चेंज लाना। ठीक है, अब सिस्टम में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज होता है, पॉलिसी लेवल पर चेंज होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो 2020 के अंदर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें किस प्रकार से पॉलिसी लेवल पर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, है ना, और आने वाले टाइम में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए मुझे सबसे अच्छी बात जो है 2020 की जो पॉलिसी है उसके अंदर एक चीज़ लगती है कि जो है वो सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने जो स्ट्रीम है उसको ख़त्म कर दिया है ना, यानी कि आप अपनी मर्जी से अगर चाहें, अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरा इंटरेस्ट साइंस के सब्जेक्ट्स में है लेकिन साथ के साथ मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी अच्छी लगती है, तो बिल्कुल मैं उसको पढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके का जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बहुत अच्छी चीज़ जो है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है। उसके साथ साथ जो जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि अब आप क्या करें, अगर 3 साल का ग्रेजुएशन कोई कर रहा है और बीच में ही उसे किसी कारणवश छोड़ना पड़ गया तो भी उसकी पढ़ाई क्या नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी। 1 साल में छोड़ेगा तो उसको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में छोड़ेगा तो डिप्लोमा मिल जाएगा, जब पूरा कंप्लीट 3 साल में छोड़ेगा तो डिग्री मिल जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चा स्विच कर सकता है। अगर फर्स्ट ईयर के बाद उसे लगता है यार कि नहीं यार मुझे बीएससी नहीं मुझे बीबीए करना चाहिए था, तो बिल्कुल वो सर्टिफिकेट ले और अगले साल से बीबीए शुरू कर दे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इन चीज़ों से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मोर फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर आएगी और ज़्यादा वो अच्छा बनता जाएगा। उसके अलावा जैसे अदर इनिशिएटिव हैं, जैसे टीचिंग के अंदर बात करूँ मैं तो 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड टीचिंग बीएड का कोर्स है तो उसमें आपका बीएससी के साथ ही उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा 12th पास करता है और उसे उसी दिन से ही पता है कि भाई मैंने तो टीचिंग ही करनी है, तो उससे क्या होगा, उसका क्लियर फोकस रहेगा और वो अपनी तैयारी को पहले से ही ग्रेजुएशन से ही उस लेवल पर रखेगा, और जैसे ही उसका चौथे साल में ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी खत्म हुआ तुरंत वो उस चीज़ के लिए तैयार होगा। यानी कि उसका पहले से ही वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। जैसे लोग पहले से ही सोचते हैं कि भाई हमने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, उसी तरीके से टीचिंग प्रोफेशन में भी वो चीज़ें आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, टीचिंग का जो इस लेवल है उसमें एक सुधार आएगा। तो यही चीज़ें होती हैं आपका गुणात्मक सुधार, पॉलिसी लेवल पर जो सुधार किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है हमारे पास, पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसका केंद्र होता है। अगर जो पढ़ाने की प्रक्रिया है उसका जो केंद्र है वो होना चाहिए आज के समय में, वो है छात्र। ठीक है, तो हम सब जानते हैं छात्र हमारे पढ़ाने के केंद्र हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, मनोविज्ञान का विज्ञान है, तो इसमें क्या हो सकता है। देखिए मनोविज्ञान जो है वो आपका इन सभी का विज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर मानसिक सभी की बात हो रही, तो मानसिक प्रक्रिया प्रक्रियाएँ अवस्थाएँ सभी जो हैं वो मनोविज्ञान से ही रिलेटेड है। अगला है हमारे पास, यदि कोई गरीब छात्र अपना मासिक शुल्क जो है वो जमा नहीं कर पाता है तो आप क्या करेंगे। तो इनमें से आप क्या कर सकते हैं उसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा और आप क्या करेंगे, शुल्क जो को जमा करने के लिए उसे थोड़ा और ज़्यादा टाइम देंगे, थोड़ा वक्त और देंगे, क्योंकि वो उसकी स्थिति थोड़ा ख़राब है। और इस प्रकार के छात्र मुश्किल से कितने होते हैं, एक या दो, तो उनके लिए जो है वो क्या कर सकता है, थोड़ा इंतज़ार किया जा सकता है। अगर उनके लिए कोई स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप है या कुछ और व्यवस्था हो सकती है, कोई संस्था के माध्यम से कुछ हो सकता है, तो वो भी आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके काम कर सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे।
नेक्स्ट है हमारे पास अधिमान्यता पाठ्यचर्या को विकसित किया जाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए आप 4 ऑप्शन ये हैं, इनमें पढ़िए किस चीज़ का राइट आंसर बताइए, इसका क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, बड़ी संख्या में संस्थानों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अधिमान्यता पाठ्यचर्या की बात हो रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करिकुलम है वो अधिमान्यता मतलब जो पूरी तरह से मान्यता प्राप्त करिकुलम होगा, तो उसको तो बड़ी संख्या में संस्थानों के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर किसी एक के लिए, एक स्कूल के लिए या कुछ एक संस्थानों के लिए वो होगा। अगला है हमारे पास, गलती करने वाले विद्यार्थियों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से क्या वांछित माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शंस को, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो मुझे सही दिखता है, दोनों ही चीज़ें इसमें सही हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, डाल्टन योजना नामक जो शिक्षण विधि है उसका शैक्षिक साहित्यों में एक सफल प्रयोग के रूप में वर्णन किया गया है, यह किससे संबंधित है। तो डाल्टन विधि आपने पढ़ी होगी, जो टीचिंग मेथड्स मैंने आपको बताए थे उसमें मैंने डाल्टन मेथड भी बताया था। तो फ्रेंड्स क्या होता है डाल्टन विधि। तो फ्रेंड्स जो डाल्टन विधि है उसमें क्या हुआ था, उसमें जो एक्चुअली में एक अमेरिकी महिला थी, उनका नाम था हेलेना, ठीक है ना। तो वो रहती थी अमेरिका के डाल्टन शहर में। तो उन्होंने जो है वो जो 30 जो बच्चे हैं, 30 जो चाइल्ड्स हैं, उनको उनको टीचिंग दी। उनको इस प्रकार से टीचिंग दी, वो सारे अलग अलग एज ग्रुप के थे, उनके अंदर आयु का बहुत ज़्यादा अंतर था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उन 30 बच्चों को जो है वो एक अलग मॉडल के तरीके मतलब के तहत जो है वो टीचिंग करवाई। तो उसी को जो है वो डाल्टन पद्धति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो उन्होंने 30 बच्चों का वो मतलब उनको पढ़ाया। और इसीलिए जो है ये आप देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में वो बात करते हैं कि एक टीचर के ऊपर जो है 30 जो है बच्चे होने चाहिए। तो वो इसीलिए है कि 30 जब चिल्ड्रंस जो है वो एक टीचर आसानी से उसको मैनेज कर पाता है, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर मेनली यही था कि भाई जो प्रत्येक बच्चे हैं उसका इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अलग अलग आयु वर्ग थे तो इसी का ध्यान रखा गया। साथ के साथ जो बच्चे हैं उनके साथ टीचर का पर्सनल एक आत्मीयता या एक पर्सनल कांटेक्ट, गहरे संबंध जो है उसकी बात हुई है। और लर्निंग बाय डूइंग, जो आसपास का वातावरण है उसी के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाया गया। तो यहाँ पर जो डाल्टन मेथड की ये बात थी। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बी को देखिए, विद्यार्थियों को अपनी खुद की पहल के माध्यम से आसपास की परिस्थितियों और व्यक्तियों से अपने आप सीखने की अनुमति देने वाली एक खुली विद्यालय पद्धति। तो इसी पद्धति को हम कहते हैं डाल्टन पद्धति, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, सूक्ष्म शिक्षण के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है। तो बताइए जो सूक्ष्म शिक्षण है वो कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स वो सूक्ष्म शिक्षा क्या होता है, माइक्रो टीचिंग, है ना। तो माइक्रो टीचिंग कहाँ पर हो सकती है, तो ये सभी जो कक्षाएं होती हैं, सभी क्लासेस होती हैं, उनके अंदर हो सकती हैं। अब माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे जो स्किल्स हैं उसका प्रयोग होता है। तो उसका प्रयोग कैसे हो सकता है, जैसे कि उसमें स्किल्स क्या क्या होते हैं आपके, व्याख्यान करने का स्किल्स, क्वेश्चन पूछने का स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, रीइंफोर्समेंट देना। तो वो सारे के सारे जो है स्किल्स जो है आप क्या करेंगे, आप हर एक क्लास में उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपकी जूनियर में करेंगे या सीनियर क्लासेस में करेंगे, कहीं भी आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या अलग अलग कक्षाओं में विद्यार्थियों के समूह को विस्मांगी बनाने का एक कारण नहीं है। विस्मांगी का मतलब अलग अलग, ठीक है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए हो जाता है। जो पिछली कक्षा है उसमें एक साथ रहना एक कहीं भी जो है ये डिफ्रेंशिएट करने का एक कारण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बाकी जो अदर कारण है वो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करने के हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विभेदात्मक अनुदेशन लागू करने वाले शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से क्या किए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। विभेदात्मक अनुदेशन यानी कि जो इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन देना अलग अलग से जो विभेद कर पाए, ठीक है ना। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। तो इसमें से बताइए आप क्या हो सकता है।
पहला देखिए, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुदेश के 3 या 4 स्तर मुहैया कराना, विद्यार्थियों को मूल भाषा में पाठ प्रस्तुत करना। सी है एक अकेला पाठ प्रस्तुत करना जो एक वक्र पर ग्रेड किया गया हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अनुदेशन के लिए 3 या 4 स्तर मुहैया कराने की बात हुई, अलग अलग लेवल्स मुहैया कराने की बात हुई, तो तभी जो है उसके बीच में क्या हो पाएगा, विभेद हो पाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अब जब विभेद करना है तो उसके लिए क्या होगा, एक कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो स्तर का रखना ही पड़ेगा, अलग अलग स्तर करने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि मैं डॉट डॉट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को जिम्मेदार ठहराना शामिल होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप जो ऑप्शंस हैं उसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो सी है उसमें सीधे सीधे लिखा हो उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व जो है वो ही बोलता है कि भाई डायरेक्ट जो है, अगर जो है वो विद्यार्थी का प्रदर्शन सही नहीं है, वो पास नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, शिक्षक सीधा सीधा जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तरदायित्व की बात हो रही है, तो उत्तरदायित्व ही ये कहता है कि उसके लिए शिक्षक जो है वो जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को जिम्मेदार ठहराना यानी कि स्टूडेंट खुद तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ टीचर भी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हो जाता है। इसीलिए जो है आज के समय में जब अब नए टाइम में अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर जो है वो टीचर्स के लिए कहीं ना कहीं उनका जो प्रमोशन होगा या उनको अदर जो जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी वो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होंगे। जिसका जितना अच्छा रिजल्ट होगा उसके हिसाब से उसको होना चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। जो ज़्यादा अच्छा करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, उसको ज़्यादा अच्छा प्रमोशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसी कक्षा में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है। तो क्लास के अंदर सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या हो सकती है, बताइए। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सभी जो विद्यार्थी हैं उनकी हमें आवश्यकताओं की यानी उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना है। अगला है हमारे पास, विद्यार्थियों को मुख्यतः गृह कार्य दिया जाता है क्योंकि, क्यों दिया जाता है गृह कार्य। तो यहाँ पर जो है मेनली हमारा गृह कार्य यानी कि होमवर्क देने का मकसद होता है कि जो हमारी प्रक्रिया है उसकी सफलता का आकलन करना है, तो उसमें हमारी ये मदद करता है। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में, तो वो भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगला है हमारे पास, विद्यार्थियों का शिक्षण के अनुसार होना चाहिए। तो किसके अनुसार होना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, इन सभी के अनुसार होना चाहिए। अगला है हमारे पास, शिक्षण में विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के क्या कारण है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं। आसान बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, और बच्चे ज़्यादा फोकस्ड होंगे, तो ये सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो देखिए यहाँ पर 4 विधियाँ दी गई हैं, तो आप बताइए इसमें सबसे सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे सर्वोत्तम विधि मुझे नज़र आती है वो है आपका परिचर्चा विधि, ठीक है ना। क्योंकि इस विधि में जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चे और टीचर्स उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन के माध्यम से वो आपस में क्या करेंगे, ज़्यादा विचारों का आदान प्रदान होगा। बच्चे जो हैं ज़्यादा क्या होंगे, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, वो खुलेंगे, है ना, और अपने विचारों की अभिव्यक्ति देंगे, उससे ज़्यादा अच्छा सकारात्मक माहौल बन पाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है। तो वही है, माइक्रो टीचिंग की बात कर रहा है, तो लघुकृत शिक्षण स्थिति कौन सी है, माइक्रो शिक्षण, ठीक है ना। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सर्वोत्तम ढंग की बात हो रही है, ओके। तो ढंग कौन सा हो सकता है इसमें, देखिए चारों ऑप्शन देखिए आप। देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, निरूपण। निरूपण का मतलब होता है आप किसी को क्या करें, सैम्पलिंग या रिप्रेजेंटेशन। तो आप किसी चीज़ की डायरेक्ट जो है वो सैम्पलिंग दिखा के जो है वो प्रदर्शन के माध्यम से पढ़ाएं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव मनोवैज्ञानिक रूप से कौन होगा,
निरूपण करना, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। हालांकि विचार विमर्श भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर निरूपण ऑप्शन सही होगा। अगला है हमारे पास, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि पहला है यहाँ पर बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती है, पुरुषों से बेहतर विषय मूल्य की उनको जानकारी होती है, या कम वेतन पर ही वे उपलब्ध हो जाती हैं, या बच्चों से प्यार व स्नेह का व्यवहार करती हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ज़्यादा उनके अंदर एक मदरहुड फैक्टर होने के कारण से क्या होगा, वो बच्चों से ज़्यादा प्रेम और स्नेह से रहती हैं। इसीलिए प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक स्तर पर महिलाओं को ज़्यादा फोकस्ड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। सबसे सर्वोत्तम प्रणाली जो टीचिंग की कौन सी है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे सर्वोत्तम प्रणाली जो अध्यापन की है वो है चर्चा को प्रारंभ करना, उसकी पहल करना और उसमें भाग लेना, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है सब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, दंड ना देकर बच्चे को बिगाड़ना से क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक्स भी लग रही है। दंड ना देकर बच्चे को बिगाड़ने से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सी है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अवांछनीय व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। हालांकि दंड किस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुताई कर दी और बिल्कुल बच्चे को डिमोटिवेट कर दिया। इस प्रकार का दंड दिया जाए ताकि वो भविष्य में उसको प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए और उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम यानी कि जो करिकुलम है फ्रेंड्स, वो कैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तो हमारा पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, जिसकी बात अभी मैंने बात की थी कि किस प्रकार से जो है अब नए पॉलिसी के अंदर इसकी बात हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे को मौके मिलें, वो हर मतलब जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ को करने के लिए वो फ्री हो। तो वो लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसके अलावा पाठ्यक्रम के अंदर न केवल आपका करिकुलम सिलेबस होता है, बल्कि और अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, यानी करिकुलम और को करिकुलम, और उद्देश्यपूर्ण तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा सत्य कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए आप चारों ऑप्शंस को, तो यहाँ पर देखिए अभी जो मैंने बात की उसी की बात हो रही है। पाठ्यक्रम में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा सम्मिलित होती है। देखिए जो करिकुलम होता है और सिलेबस, उसके अंदर बेसिक अंतर क्या होता है कि सिलेबस के अंदर तो आपका जो एक ऐसी चीज़ होती है जो क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है, जो कि आपको बस पढ़ाना है, जो शैक्षिक गतिविधि से संबंधित है। लेकिन जो करिकुलम होता है वो आपके एज अ होल होता है। क्लास स्कूल के अंदर जो पूरा जीवन जो बच्चा बच्चा व्यतीत करता है, वो सबका सब आपका करिकुलम के अंदर आ जाता है। तो जिसमें आपके बच्चे अगर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, कुछ भी करते हैं वो स्कूल के अंदर, तो वो सब के सब जो है वो आपके करिकुलम का पार्ट है। और वो करिकुलम जो है वो क्या होना चाहिए, वास्ट होना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी ऑफ करिकुलम होगा तो उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फिर क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास, सूक्ष्म या माइक्रो जो टीचिंग है उसका अधिक प्रभावशाली, माइक्रो टीचिंग अध्यापन अधिक प्रभावशाली है, तो कब जो है माइक्रो टीचिंग की जानी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कब की जानी चाहिए, अध्ययन अध्यापन के दौरान। जब आप टीचिंग कर रहे हैं उस दौरान, ऐसे नहीं कि आप बाद में कर रहे हैं या उसके पहले कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। साथ के साथ जो है जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसके ऊपर प्रश्न भी पूछेंगे, उसमें वहीं पर आप क्या करेंगे, फिर रीइंफोर्समेंट भी देंगे, पुनर्बलन भी देंगे, है ना। और फिर उन कौशलों को सीखना कि भाई कहाँ पर ज़्यादा पुनर्बलन दिया जाना चाहिए और कहाँ पर कम दिया जाना चाहिए, है ना। तो चलते हैं आगे। अगला है हमारे पास, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, वो क्या करते हैं, अनुशासन को पसंद करते हैं। और जो अनुशासन और समयबद्ध तरीके से रहते हैं तो उन टीचर्स को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारे पास, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता यानी कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इसमें से किस विधि के द्वारा संभव है। तो देखिए यहाँ पर 4 विधियाँ आपके सामने दी गई हैं, तो बताइए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किस में हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है ना। जो निर्देशन पद्धति है फ्रेंड्स, उसी में जो है सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पे संभव है, क्योंकि इसमें बच्चों को
ग्रुप के अंदर बांट के उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और साथ के साथ जो है उनको तुरंत जो है वो फीडबैक भी उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन से बच्चे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करते हैं और उससे क्या होगा, उसी की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये हम जानते हैं व्याख्यान विधि में आप क्या करते हैं, ये जो व्याख्यान विधि होती है ये सबसे कम प्रयोग में लाई जानी चाहिए, खासकर बेसिक लेवल पर, क्योंकि इसमें ये टीचर सेंटर्ड जो है वो प्रणाली होती है। इसमें टीचर आता है, अपना जो है वो कुछ 1-2 पन्ने का लेक्चर तैयार करके लेके आता है और उसको आके ब्लैक बोर्ड पे एक सांस में जो है वो बक के चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो बड़े लेवल पर तो ये काम कर लेता है, लेकिन छोटे बच्चों को के अंदर उतनी समझ नहीं है कि वो इस प्रकार का लेक्चर आपका समझ पाएँ। ठीक है ना, तो इसीलिए लेक्चर मेथड्स जो है वो सबसे कम उपयोगी है, खासकर जो है वो स्कूल लेवल पर। ठीक है, और आगमनात्मक पद्धति में तो आपका उदाहरण जो है वो सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल की नियम की तरफ जाया जाता है। और बाकी पाठ्य पुस्तक पद्धति में आप क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक को खोल देते हैं, उसके बाद उसको पाठ्य पुस्तक को सामने पढ़ते रहते हैं, उसी को जो है बच्चे दोहराते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन बी के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी में शामिल है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी टेक्निक्स जो है यूज़ हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए चारों ऑप्शंस को, और मुझे लगता है कि ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्वाध्याय है वो बच्चा करता है स्वयं से, उसमें जो है टीचर की अध्यापन टेक्निक का कोई मतलब नहीं है। बाकी व्याख्यान भी किया जाता है, और पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान यानी कि एक्टिविटी बेस्ड जो है वो व्याख्यान होता है, सामूहिक कार्य होते हैं, तो ये सारे काम हो सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए आप चारों ऑप्शन को देखिए, कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा फर्स्ट, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक और आर्थिक जो पृष्ठभूमि यानी कि उनका बैकग्राउंड, वो कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, किस जाति के हैं, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं एज ए टीचर या टीचिंग में। ठीक है ना, तो इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो बहुत जल्द मैं आपके बीच में एक और टेस्ट लेके हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।